प्यारे बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स आप लोग पढ़ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। थोड़ा टेक्निकल लेक्चर है, बहुत ध्यान से समझना और पढ़ना। स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 3। देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इससे पहले हमने बायोमॉलिक्यूल्स जो पढ़े थे वो छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल्स थे। उन छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ लिया था अमाइनो एसिड्स, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स। लिपिड्स तो नालायक है, तुम जानते ही हो। ये है माइक्रोमॉलिक्यूल, छोटा वाला बायोमॉलिक्यूल है, लेकिन अलग हो जाता है बड़े वालों के साथ, एसिड इनसॉल्युबल के साथ, यानी रिटेंटेड के साथ अलग हो जाता है। तो हमने चारों छोटे वाले पढ़ लिए। कौन कौन से? अमाइनो एसिड्स, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स। आज हम बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब ही होता है बड़े वाले। बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स कहां पाए जाते हैं? पहले लेक्चर में हमने तुमको बताया, ये रहते हैं तुम्हारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। जब टिश्यू को ग्राइंड किया जाता है तो वो बायोमॉलिक्यूल्स जो एसिड में नहीं घुलते हैं, जो रिटेंटेट में रहते हैं, वो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होता है, केवल लिपिड्स को छोड़ के। जो कि लिपिड्स जो है ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आता नहीं है, लेकिन मैक्रोमॉलिक्यूल के साथ अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हमने बताया। जब टिश्यू को पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, तो लिपिड्स जो होते हैं ये बड़ी बड़ी वेसिकल्स बना लेते हैं जो एसिड या वाटर में नहीं घुलती, और ये रिटेंटेड यानी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ चला जाता है। तो फिर से ध्यान देना, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल? बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। उन बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद कहां रहते हैं? ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रहते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रहते हैं उनको हम कहते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इनका सभी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, केवल लिपिड को छोड़ करके। लिपिड जो होता है बेटा, ये है माइक्रोमॉलिक्यूल, लेकिन अलग इनके साथ हो जाता है। जब टिश्यू को ग्राइंड करके एसिड में घोला जाता है तो ये एसिड में घुलता ही नहीं लिपिड, और ये अलग हो जाता है बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स के साथ। तो बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इनमें तुम्हें 3 पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 पढ़ने हैं? प्रोटीन्स पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ना है और पॉलीसैकेराइड्स पढ़ना है। ये तो नालायक है, ये आ गया इनके साथ है, लेकिन है छोटा वाला ये। इसको हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हम ये 3 पढ़ेंगे। देखो, अभी 3 पढ़ना है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसैकेराइड्स। इसके अलावा एक बायोमॉलिक्यूल अलग से दे रखा है एनसीईआरटी ने, वो है एंजाइम्स। वो क्या है? एंजाइम्स। ये 4 और बचे हैं चैप्टर में। इनमें न्यूक्लिक एसिड्स के साथ एनसीईआरटी ने एक चीज और दे रखी है, वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल भी पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स में, वो भी दे रखा है। तो कौन कौन से पढ़ने, पहले ये तय कर लो। प्रोटीन्स पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ना है और पॉलीसैकेराइड। ये 3 बड़े बायोमॉलिक्यूल्स हमको पढ़ना है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में शुरू हम करेंगे प्रोटीन से। कहां से? प्रोटीन से शुरू करेंगे। हमारी सेल के अंदर बेटा ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना, प्रोटीन्स होती हैं 10 से 15%। कितनी है? 10 से 15%। न्यूक्लिक एसिड्स सेल के अंदर कितने हैं? 5 से 7%। 5 से 7%। पॉलीसैकेराइड्स 3% है। पॉलीसैकेराइड्स कितने हैं? 3%। और लिपिड्स कितने हैं? 2%। लेकिन हम लोग उल्टा हैं। हम लोग जो अपने खाने में जो डाइट लेते हैं, उस डाइट में सबसे ज्यादा प्रोटीन से चाहिए। कितना चाहिए? 10 से 15% रिक्वायरमेंट है सेल की, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग पॉलीसैकेराइड और लिपिड्स लेते हैं। चिकना खाते हैं लिपिड्स, और मीठा खाते हैं पॉलीसैकेराइड्स, चावल वगैरह पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो अपनी डाइट को भी सुधार लेना है। तुम्हारी डाइट में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? तुम्हारी डाइट में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को और हमारी कोशिकाओं को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। फिर से देख लो,
हमारे शरीर की हर एक सेल के अंदर प्रोटीन्स कितनी है? 10 से 15%, याद कर लेना एकदम, 10 से 15% प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% है, पॉलीसेकेराइड 3% और सबसे कम लिपिड्स 2%। शरीर में वाटर कितना हमारे? 70 to 90% वाटर है, 70 to 90% वाटर होता है। ये चारों बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, इनमें से 3 बड़े वाले हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड। ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं? लेकिन लिपिड्स को भी हमने यहां इसलिए लिख दिया क्योंकि जब ये लिपिड्स जो है ना, ये इन्हीं के साथ अलग हो जाता है जब टिश्यू को पीसा जाता है और उसको छाना जाता है। लिपिड्स को छोड़ करके सभी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 10,000 से ज्यादा है। किससे? लिपिड को छोड़कर सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है। एक बात और है, ये सभी पॉलीमरिक हैं। ये सभी कैसे होते हैं? कहता दे ऑल आर पॉलीमरिक एक्सेप्ट लिपिड्स। लिपिड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सभी पॉलीमरिक हैं। पॉलीमरिक मतलब पॉलीमर्स हैं। क्या ये? पॉलीमर्स हैं। जैसे समझो, प्रोटीन्स किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है, अमाइनो एसिड से बना है। न्यूक्लिक एसिड्स किसके पॉलीमर हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। पॉलीसेकेराइड्स किसके पॉलीमर हैं? मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर हैं, मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं। ये नालक किसी चीज का पॉलीमर नहीं है। लिपिड के अंदर होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये पॉलीमर होता नहीं। लिपिड्स होते हैं केवल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बने होते हैं, ये इनके पॉलीमर नहीं होते। तो ये सभी पॉलीमरिक होते हैं केवल लिपिड को छोड़ करके। प्रोटीन्स किसके पॉलीमर हैं? अमाइनो एसिड्स के। न्यूक्लिक एसिड्स किसके पॉलीमर हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। पॉलीसेकेराइड्स किसके पॉलीमर हैं? मोनोसेकेराइड्स के। और लिपिड्स किसी चीज के पॉलीमर नहीं होते। इस पेज में फिर से फाइनल रिवाइज कर लेते हैं। आज जो हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे हैं वो बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स। बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये कहां मौजूद होते हैं? जब टिश्यू को एसिड में हम लोग ग्राइंड करते हैं, पहले लेक्चर में बताया था, तो ये एसिड में नहीं घुलते और ये चीज क्लॉथ में ऊपर ही रहते हैं। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रहते हैं। एसिड इनसॉल्युबल को हम लोग रिटेंटेट कहते हैं, तो ये रिटेंटेट के अंदर पाए जाते हैं। इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट याद करो 10,000 से ज्यादा है लिपिड्स को छोड़ करके, क्योंकि लिपिड्स मैक्रोमॉलिक्यूल में आते ही नहीं। अलग हो गए वो अलग बात है, लेकिन वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में हमने 3 देखने हैं। बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल्स में 3 कौन कौन से? फिर से ध्यान दो, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसेकेराइड्स। सबसे ज्यादा शरीर को किसकी आवश्यकता है? प्रोटीन। सभी पॉलीमरिक होते हैं, किसी ना किसी चीज के पॉलीमर है लिपिड को छोड़ करके। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के पॉलीमर हैं, न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं, पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर हैं, लेकिन लिपिड्स किसी चीज के पॉलीमर नहीं होते। क्लियर है? कर ले जाओगे? कोई बात इसमें? ठीक। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तुरंत पूछो। इधर देखा रखा है एनसीईआरटी का चार्ट, इसको भी देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का चार्ट है। इस चार्ट में देखो क्या लिखा है, ये टेबल के फॉर्म में है। इधर कंपोनेंट्स दे रखे हैं, शरीर के अंदर परसेंटेज में उनकी मात्रा कितनी है, सेल्यूलर मास कितना है, यानी परसेंटेज सेल्यूलर मास। एक सेल के अंदर उनका वेट कितना है। वाटर कितना है सेल के अंदर? 70 से 90%। प्रोटीन्स कितनी है? 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड्स 3%। लिपिड्स 2%। न्यूक्लिक एसिड्स 5 से 7%। एनसीईआरटी ने एक चीज और दे रखी है, हमारी सेल के अंदर आयंस कितने हैं? हमारी सेल के अंदर आयंस जो है वो 1% है। कितने हैं? 1% है। तुम केवल याद रखना प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसेकेराइड कितने कितने हैं, जरा ध्यान रखना। प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और पॉलीसेकेराइड से 3%। पॉलीसेकेराइड्स 3%। याद करते हुए चलना। आगे देखते हैं। सबसे पहला बायो मैक्रोमॉलिक्यूल हम लोग शुरू करते हैं, वो है प्रोटीन्स। यही आज का लेक्चर है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स 10 से 15% सेल के अंदर हैं। परसेंटेज वेट कितना है प्रोटीन का? 10 से 15%। ठीक। प्रोटीन्स को हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। तो कहीं अगर पॉलीपेप्टाइड लिखा है
तो तुम समझ जाने प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन। तो प्रोटीन का सिनोनिम कह लो, इसका दूसरा नाम कह लो पॉलीपेप्टाइड है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन्स को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक। प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन के अंदर लाइन से अमाइनो एसिड लगे रहते हैं, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन्स होती कैसे हैं? प्रोटीन्स लीनियर चेन है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स लाइन से लगे रहते हैं। मान लो ये अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4। मान लो एक प्रोटीन है जिसके अंदर 4 अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड लाइन से लगे रहते हैं। लीनियर चेन का मतलब लाइन से लगे रहते हैं। 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो अमाइनो एसिड के बीच में पाए जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, जो एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कैसे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मजबूत बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड लाइन से लगे रहते हैं। 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड तो सभी बता देंगे, कोवेलेंट को ज्यादा नहीं बता पाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। आ सकता है सवाल, जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पूछा गया एक बार, न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, ये तो सब बता देते हैं, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक। दे कैन बी कॉल्ड एज पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर हैं। लाइन से अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बन रही है। अमाइनो एसिड बहुत सारे मिल करके प्रोटीन को बनाते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर कहलाते हैं। पॉलीमर का मतलब जो एक जैसी यूनिट से मिलकर बना हो। प्रोटीन सभी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, तो प्रोटीन्स कहलाते हैं पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियली प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स। प्रोटीन्स जो होते हैं ये हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं। ये इसेंशियल है, जरूरी है। जितनी दुनिया में प्रोटीन्स पाई जाती हैं सब हेटेरोपॉलीमर्स हैं। तो 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक होमोपॉलीमर्स होते हैं और एक हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं। होमोपॉलीमर्स का मतलब ऐसी प्रोटीन जिसमें एक ही तरह का अमाइनो एसिड बार बार आ रहा हो, ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन, तो ये से होमोपॉलीमर बोलेंगे। ग्लाइसिन, वैलिन, सीरीन, वायलिन, ट्रिप्टोफान, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रही है, ये हेटेरोपॉलीमर है। क्या ये? हेटेरो। दुनिया में कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं पाई जाती जिसमें एक ही तरह का अमाइनो एसिड हो, इसलिए कोई भी प्रोटीन होमोपॉलीमर्स नहीं होते। इसेंशियली दे आर हेटेरोपॉलीमर्स। हेटेरोपॉलीमर्स का मतलब दुनिया में जितनी भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनमें अमाइनो एसिड भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। अगर एक प्रकार के होते तो क्या हो जाता? होमोपॉलीमर्स हो जाते हैं। दुनिया की जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो निश्चित रूप से सारी की सारी कैसी हैं? हेटेरोपॉलीमर्स हैं। अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। जैसे हमारे शरीर में देखो, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं और सारी प्रोटीन्स बनाने के लिए 20 तरह के अमाइनो एसिड चाहिए। कितने तरह के? 20 तरह के अमाइनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड चाहिए हैं जो अलग अलग तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं। कितने तरह के अमाइनो एसिड हमारे शरीर को चाहिए? 20। इनमें से 10 अमाइनो एसिड्स हमारा शरीर बना लेता है, उनको कहते हैं हम नॉन इसेंशियल। क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल, गैर जरूरी। लेकिन 10 अमाइनो एसिड्स हमारा शरीर नहीं बना पाता, इसको हम भोजन से लेते हैं। कहां से लेते हैं? खाने से लेते हैं। अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, और ये सब नहीं खाते तो सोयाबीन खाते हो, मूंगफली खाते हो, सेम खाते हो, ये प्रोटीन्स है। क्या है? प्रोटीन्स।
तो हमारे शरीर को कितने तरह के अमाइनो एसिड की आवश्यकता है? 20 प्रकार के अमाइनो एसिड की आवश्यकता है। और ये सभी अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक चीज हम बताते हैं, ये सब एल फॉर्म वाले होते हैं, हमने बताया था पहले। अमाइनो एसिड में 2 कन्फिगुरेशनल फॉर्म्स होती हैं, एल और डी। ये एल फॉर्म वाले होते हैं। खैर, तो हमारे शरीर को कितने तरह के अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता है? 20 तरह की, और सब एल वाले होते हैं। कहता है प्रोटीन्स आर मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के अलावा भी, उनमें सबसे ज्यादा विविधता प्रोटीन्स में होती है। कहते हैं जितने तरह की दुनिया में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उतने तरह के ना पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उतने तरह के ना लिपिड्स होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल उतने तरीके का नहीं होता जितने तरह की दुनिया में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसलिए प्रोटीन को कहते हैं दुनिया के सबसे डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल। इनमें सबसे ज्यादा विविधता होती है। जितने तरह की दुनिया में प्रोटीन्स पाई जाती है, उतने तरह के कोई भी मॉलिक्यूल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। तो दुनिया के सबसे डाइवर्स मॉलिक्यूल कौन है? प्रोटीन्स होते हैं। कैसे होते हैं जरा समझो। प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स लाइन से लगे हैं, बिल्कुल। मान लो ये अमाइनो एसिड में पहला ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है, ये सीरीन है, और ये ट्रिप्टोफान है। मान लो ये 4 अमाइनो एसिड लगे हैं, एक प्रोटीन तैयार हो गई। अब तुमने क्या किया कि एलानिन को तुमने पहले ले लिया, ग्लाइसिन को बाद में कर दिया, प्रोटीन बदल गई। जरा सा अमाइनो एसिड का आप सीक्वेंस चेंज कर दो, एक नई प्रोटीन तैयार हो जाती है। इसीलिए तरह तरह की दुनिया में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन में जो डायवर्सिटी जो होती है, विविधता, वो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस की वजह से होती है। अ माइनर चेंज इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस में फॉर्म अ डिफरेंट प्रोटीन, एक अलग प्रोटीन तैयार हो जाती है। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जरा सा भी हम इनमें चेंज कर देंगे तो एक नए किस्म की प्रोटीन बन जाती है। तो दुनिया में जितने तरह की प्रोटीन्स पाई जाती है, उतने तरह के ना पॉलीसेकेराइड्स होते, ना उतने तरह के न्यूक्लिक एसिड होते, ना उतने तरह के आपके ये लिपिड्स होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल उतने तरह के नहीं पाए जाते। दुनिया के सबसे डाइवर्स मॉलिक्यूल क्या है? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन में जो डाइवर्सिटी है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अ माइनर चेंज इन द सीक्वेंस में फॉर्म अनदर प्रोटीन, अ न्यू प्रोटीन। तो ये लिखना चाहो लिख लो लेफ्ट साइड पर। डाइवर्सिटी इन प्रोटीन्स, डाइवर्सिटी इन प्रोटीन्स is due to sequence of amino acids. Diversity of proteins या diversity in proteins is due to sequence of amino acids. A minor change, जरा सा चेंज हो जाए, a minor change in the sequence, a minor change in the sequence may form a new protein. दुनिया के सबसे डाइवर्स मॉलिक्यूल कौन है? दुनिया के सबसे डाइवर्स मॉलिक्यूल प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में जो डाइवर्सिटी यानी विविधता है, वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के कारण है। जरा सा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाता है तो एक नई प्रोटीन तैयार हो जाती है। इसको नोट कर लेना लेफ्ट साइड पर। अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एफ सेंगर। एफ सेंगर एक साइंटिस्ट थे। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाने का इन्होंने तरीका ढूंढा था। मान लो कोई प्रोटीन है तुम्हारे पास, उसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, इसको पता लगाया जा सकता है। एफ सेंगर ने जो तरीका ढूंढा था, एफ सेंगर ने जो तरीका ढूंढा था उसको कहते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग टेक्निक। अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता लगाना,
कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे है, कौन सा नंबर 2 पे है, कौन सा 3 पे, कौन सा 4। ये कहलाता है अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग। एक प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड किस क्रम में लगे हुए हैं, इसको पता लगाने का तरीका ढूंढा था एफ सेंगर ने। तो अब हमारे पास अगर कोई प्रोटीन है, समझ लो, तो उनमें कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं और कैसे कैसे लगे हुए हैं, नंबर 1 पे कौन सा, नंबर 2 पे, ये हम पता लगा सकते हैं, ये हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि तरीका ढूंढा था, डेवलप किया था एफ सेंगर ने। इनका नाम अभी आगे भी आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अब नई चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कहता है कि अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स इज न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, यह पोषण के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। मान लो कोई तुम प्रोटीन खा रहे हो, जैसे गेहूं खा रहे हो, गेहूं के अंदर प्रोटीन होती है ग्लूटेनिन्स, और भी प्रोटीन्स होती हैं गेहूं में। गेहूं तुम खा रहे हो तो अक्सर क्या होता है कि गेहूं खाने से लाइसिन की कमी हो जाती है, लगातार गेहूं खाने से, क्योंकि गेहूं में लाइसिन नहीं है। क्या नहीं है? लाइसिन, अमाइनो एसिड नहीं, जो कि जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो इसीलिए अपनी डाइट में क्या करना बेटा, एक जैसी प्रोटीन कभी मत लेना। कभी तुम गेहूं की रोटी खा लो, कभी तुम बेसन की रोटी खा लो, कभी तुम बाजरे की रोटी खा लो, या रोटी की जगह तुम रोटी के साथ तुम सेम खा लो। सेम में लाइसिन ज्यादा होता है, लेग्यूम्स में लाइसिन खा लो, मटर खा लो। अगर मांसाहारी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अंडा खा लो, मुर्गा खा लो, मछली खा लो, वो तो बहुत ही आसान है। लेकिन प्रोटीन्स को डाइट में बदल बदल के खाना चाहिए। बदल बदल के खाने से क्या होगा, जो तुम्हारे 20 अमाइनो एसिड जिसमें से 10 जो भोजन से लेते हो, वो सारे के सारे तुम्हारे शरीर में मिल जाएंगे पर्याप्त मात्रा में। तो पोषण के लिहाज से, न्यूट्रिशन के हिसाब से प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड का कॉम्पोजिशन महत्वपूर्ण होता है। मान लो एक तरह की तुम प्रोटीन खा रहे हो, उसमें कुछ अमाइनो एसिड की कमी है, तो उस अमाइनो एसिड की कमी की वजह से कुछ प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में बन ही नहीं पाएंगी। तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए डाइट में क्या करना है तुम्हें, जब भोजन लेना तो प्रोटीन के सोर्सेज बदल बदल के लेना। कभी तुमने जो है प्रोटीन, जैसे जाड़े आ गए, मूंगफली खा सकते हो, मूंगफली में खूब प्रोटीन है। सोयाबीन खा सकते हो, ठीक है। नॉनवेज वालों को तो ज्यादा ऑप्शन है, उनमें सब मिल जाते हैं। अंडे में बहुत सारी प्रोटीन है, मैक्सिमम मिल जाती है, अंडे में, मुर्गे में, मछली में। इसको फिर पूरा देख लेते हैं फाइनल एक बार। प्रोटीन से एक सेल के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 से 15%, ठीक। प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कह सकते हैं। लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन के अंदर, और बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं अमाइनो एसिड्स के बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, जो एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, मजबूत बॉन्ड होते हैं। सारी की सारी दुनिया की प्रोटीन्स जो होती हैं वो हेटेरोपॉलीमर्स हैं, यानी कोई भी दुनिया में ऐसी प्रोटीन नहीं मिलती जिसमें एक ही प्रकार का अमाइनो एसिड हो। तरह तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर के बनती हैं प्रोटीन्स। तो सभी प्रोटीन्स जो होती हैं वो हेटेरोपॉलीमर्स होती हैं। हमारे शरीर को कितने तरह के अमाइनो एसिड्स चाहिए हैं? हमारे शरीर को सारे तरह की प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह के अमाइनो एसिड्स चाहिए। 10 हमारी बॉडी में बन जाते हैं, नॉन इसेंशियल हैं, और 10 हम लोग भोजन से लेते हैं। तो 10 अमाइनो एसिड जो भोजन से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो सारे भोजन में 10 अमाइनो एसिड जरूरी नहीं मौजूद हो। तो इसलिए जो भोजन हम लोग कर रहे हैं उसमें प्रोटीन को बदल बदल के लेना चाहिए। बदल बदल के लेने से क्या होगा कि 10 अमाइनो एसिड हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में, एडिकेट अमाउंट में पहुंच जाएंगे। प्रोटीन्स दुनिया के सबसे डाइवर्स मॉलिक्यूल क्यों होते हैं? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से। और जरा सा भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस किसी प्रोटीन में चेंज हो गया तो वो एक नई प्रोटीन में बदल जाती है, एक नई प्रोटीन में बदल जाती है। पोषण के लिहाज से अमाइनो एसिड का कॉम्पोजिशन प्रोटीन के अंदर महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी प्रोटीन हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, ये न्यूट्रिशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको 10 चाहिए हैं। ऐसी प्रोटीन लेना जिससे 10 अमाइनो एसिड हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाएं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के लिहाज से कितने तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते नॉन इसेंशियल और दूसरे कहलाते इसेंशियल। नॉन इसेंशियल होते हैं 10। ये सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ये हमारे शरीर में बन जाते हैं। तो हमारे शरीर में 20 में से कितने बन जाते हैं? हमारे शरीर में 20 में से 10 बन जाते हैं। और इसेंशियल जो होते हैं
ये हमारे शरीर में नहीं बन पाते हैं, इनको हम भोजन से लेते हैं, डाइट से लेते हैं, भोजन से, फूड से। तो इसेंशियल में आते हैं नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारे शरीर में नहीं बन पाते हैं। ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट और फूड, ये हम लोग भोजन से लेते हैं, सोयाबीन है, रोटी है, गेहूं, मुर्गा, मछली, अंडा, यहां से लेते हैं। 8 अमाइनो एसिड जो हैं ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते हैं, बचपने में 2 बन जाते हैं, चाइल्डहुड में 2 बन जाते हैं, लेकिन एडल्ट में 10 नहीं बनते हैं। हम लोग जैसे एडल्ट में आ गए, तो एडल्ट में 10 अमाइनो एसिड इसेंशियल हैं। इसेंशियल का मतलब कहां से लेंगे? भोजन से लेंगे। तो ये ध्यान रखना, चाहे अमाइनो एसिड एसेंशियल हो, चाहे फैटी एसिड एसेंशियल हो, एसेंशियल अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब हम भोजन से लेंगे, बाहर से लेंगे। ठीक है, 2 तरह के अमाइनो एसिड्स हो गए, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल। नॉन इसेंशियल में 10 अमाइनो एसिड होते हैं, इनको मत याद करना, ये हमारे शरीर में बन जाते हैं, सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। जो इसेंशियल होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, ये हम लोग भोजन से या हम लोग या अपने भोजन या डाइट वगैरह से लेते हैं। 8 अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। 8 अमाइनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते। ये चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, किसकी बात? चाइल्डहुड की बात। तो बचपने में 2 बन जाते हैं, इसमें से 8 कौन से नहीं बनते, जरा ध्यान रखो पहले अलग। इसमें आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान और वैलिन। फिर से देखो, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान और वैलिन। ऐसे याद करना, 8 याद करो पहले। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन। ये 8 अमाइनो एसिड जो हैं ये बॉडी में एकदम नहीं बनते, इनको याद कर लेना, ये इसेंशियल है, इनको हम भोजन से लेते हैं। कहां से लेते हैं? भोजन से लेते हैं। आगे देखो, कहता है कि 2 अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर सिंथेसाइज्ड इन चाइल्डहुड। बचपने में 2 अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, और वो है आर्जिनिन और हिस्टिडीन, लेकिन एडल्ट में ये भी नहीं बनते हैं। तो एडल्ट के लिए 10 चाहिए हैं, एडल्ट के लिए 10 चाहिए हैं। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन। और ये 2 याद कर लेना, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये 10 अमाइनो एसिड जो हैं एडल्ट के शरीर में नहीं बनते, तो ये कहलाते हैं इसेंशियल। क्या कहलाते हैं? इसेंशियल कहलाते हैं। ठीक। सीरियल्स कहते हैं अनाज, जैसे गेहूं और चावल। तुम लगातार इनका सेवन करते हो, ये तो रोज सबके घरों में होता है। गेहूं और चावल खाने से क्या होगा? हमारे शरीर में एक अमाइनो एसिड कम हो जाता है, वो है लाइसिन। क्योंकि गेहूं और चावल के अंदर लाइसिन की कमी होती है, पुअर इन लाइसिन, लेकिन इनमें मिथियोनिन खूब सारा होता है। तो गेहूं और चावल में मिथियोनिन ज्यादा होता है, दे आर रिच इन मिथियोनिन बट पुअर इन लाइसिन। लाइसिन कम होता है। तो लगातार गेहूं और चावल हम लोग खा रहे हैं। चावल में ब्राउन राइस समझना, ब्राउन राइस, उसी में प्रोटीन होती है, वरना जो सफेद वाला चावल खाते हैं उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट चावल में ही होता है। हाँ, तो ब्राउन राइस और प्रोटीन, ब्राउन राइस में और व्हीट में प्रोटीन्स होती हैं, ये ध्यान रखना। लगातार गेहूं चावल खाने से मिथियोनिन तो खूब मिल रहा है, लेकिन लाइसिन की कमी हो जाती है। तो क्या करना है तुम्हें? तो लेग्यूम्स खाओ, फली वाली सब्जियां खाओगे, लाइसिन पूरा हो जाएगा। लाइसिन तुम्हारा सेम में होगा, मटर में होता है। जितनी फली वाली सब्जियां होती हैं उनके अंदर लाइसिन खूब होता है। तो भुट्टे में भी होता है, कॉर्न में भी। आजकल जो भुट्टा आ गया हाई लाइसिन कॉर्न है, भुट्टा भी कॉर्न वाला नया बना बायोटेक के थ्रू। तो लेग्यूम्स आर रिच इन लाइसिन, और कॉर्न में भी लाइसिन बहुत होता है।
ठीक है, कॉर्न यानी भुट्टे में भी लाइसिन तुमको मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट, देखो ये बातें समझ, तो तुमने देखा पोषण के लिहाज से, न्यूट्रिशन के हिसाब से दो तरह के अमाइनो एसिड्स थे। पोषण के लिहाज से दो तरह के अमाइनो एसिड्स थे, एक कहलाते हैं नॉन इसेंशियल और दूसरे कहलाते हैं एसेंशियल। नॉन इसेंशियल में 10 आते हैं जो हमारे शरीर में बन जाते हैं, इसेंशियल में 10 आते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, इनको हम डाइट या भोजन से लेते हैं। बचपने में 2 बन जाते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, लेकिन 8 जो होते हैं वो बचपने में भी नहीं बनते, और एडल्ट में 10 नहीं बनते, ये भोजन से लेना पड़ते हैं। तो 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम एक बार फाइनल बताओ। आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनिन, फिनाइल अलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन और आर्जिनिन, हिस्टिडीन। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, 10 अमाइनो एसिड्स ये होते हैं, ये हमारे शरीर में नहीं बन पाते, इनको हम भोजन से लेते हैं, ये इसेंशियल हैं। क्या है ये? इसेंशियल हैं। ठीक, अब कहते हैं सीरियल्स जो अनाज होते हैं, गेहूं और चावल, इनमें मिथियोनिन अमाइनो एसिड तो खूब सारा होता है, लेकिन लाइसिन नहीं होता। तो लगातार गेहूं चावल खाने से हमारे शरीर में लाइसिन की कमी हो सकती है। तो गेहूं चावल के साथ तुम लेग्यूम्स खाओ, फली वाली सब्जियां जिनमें लाइसिन ढेर सारा होता है, तो लाइसिन की कमी पूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब कहता है कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। नीट 2020 का सवाल भी है ये। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी एनिमल प्रोटीन पाई जाती है? अगर दुनिया में प्रोटीन तुम खोजने के लिए निकलो, सबसे ज्यादा एनिमल प्रोटीन तुम्हारी कोलेजन है। क्या है ये? कोलेजन होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन सबसे ज्यादा दुनिया में प्रोटीन पाई जाती है एनिमल वर्ल्ड में, जंतु जगत में। लेकिन पूरे बायोस्फीयर में, जीव जगत में, कोलेजन से भी ज्यादा होती है रुबिस्को। क्या होती है? रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम है, पौधों के अंदर पाया जाता है, प्रोटीन वाला एंजाइम है रुबिस्को। तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन एक एंजाइम के रूप में पाई जाती है वो है रुबिस्को। एनिमल वर्ल्ड में, जंतु जगत में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन है? वो है कोलेजन। नीट 2020 का सवाल, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। रुबिस्को पूरे जीव जगत में होती है, वो पौधों के अंदर होती है। रुबिस्को एक एंजाइम है, अगर ना मालूम हो तो लिख सकते हो, आगे हम सब बताएंगे तुम्हें। रुबिस्को एक ऐसी प्रोटीन है जो कि एंजाइम के रूप में पाई जाती है पौधों में। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स 2 हैं, मिथियोनिन और सिस्टीन। ये याद कर लेना, मिथियोनिन और सिस्टीन जो होते हैं, इनमें सल्फर पाया जाता है। ऐसे अमाइनो एसिड जिसके अंदर सल्फर मौजूद है, सल्फर एस, वो मिथियोनिन है और सिस्टीन है। गेहूं के अंदर कौन सी प्रोटीन है जो हम लोग गेहूं खाते हैं? व्हीट, ब्रेड व्हीट, उसके अंदर ग्लूटेनिन्स हैं और ग्लाइडिन्स हैं। ये व्हीट के अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, ग्लूटेनिन्स और ग्लाइडिन्स। तो कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और रुबिस्को इस पूरे जीव जगत में। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, मिथियोनिन और सिस्टीन होते हैं। गेहूं के अंदर कौन सी प्रोटीन है? ग्लूटेनिन्स और ग्लाइडिन्स। कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, इस प्रोटीन से सेंसिटिव होते हैं, यानी ये प्रोटीन अगर जाती तो पेट खराब हो जाता उनको। तो वो लोग बेकरी प्रोडक्ट या गेहूं से बने हुए प्रोडक्ट नहीं खा सकते क्योंकि वो ग्लूटेन सेंसिटिव हैं। तो वो ओट्स वगैरह खा सकते हैं। ओट्स आता नहीं है, ओट्स है, खा सकते हैं। ओट्स में ग्लूटेन नहीं होती, ओट्स में ग्लूटेन नहीं होती, जई कहते हैं हिंदी में, जई। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंपॉर्टेंट है। पहले हम तुमको समझाएंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है यहां पर। एक लाइन बस पढ़ेंगे सिर्फ। प्रोटीन्स इन प्रोटीन्स देयर आर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटीन्स
में 4 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। प्रोटीन्स में 4 लेवल्स पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनावट के। प्रोटीन्स के अंदर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्चरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के अंदर 4 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्चरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको कहते हैं 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम तुमको सारा समझा देते हैं प्रोटीन के चारों स्ट्रक्चर, और फिर हम तुमको पढ़ करके दोबारा फिर से समझाएंगे। एक प्रोटीन के अंदर 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वाटरनरी। बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले जो प्रोटीन बनती है वो अमाइनो एसिड के आपस में जुड़ने से बनती है। हमने बताया प्रोटीन लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड की। एक अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ये तीसरा अमाइनो एसिड हो गया, ये चौथा अमाइनो एसिड हो गया। ये प्रोटीन तैयार हो रही है एक लाइन से, लीनियर है। ये प्रोटीन का जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अभी हमने बताया था प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कौन से बॉन्ड्स की मदद से बना है? पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक। अमाइनो एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड्स की मदद से बनता है, क्योंकि यही तो अमाइनो एसिड को जोड़ रहा है। अमाइनो एसिड के जुड़ने से एक सीधी सीधी प्रोटीन बनी लाइन से। इधर ध्यान देना, अमाइनो एसिड के जुड़ने से एक लीनियर प्रोटीन बनी, सीधी सीधी प्रोटीन। इसको बोलते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड जुड़े हैं कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड। तो सवाल आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय, तुम कहोगे पेप्टाइड बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होते एक तरह के। ठीक। हमने यहां पर अभी अमाइनो एसिड बनाए, इनको लिख सकते हैं इसके अंदर। मान लो ये अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 1, ये अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 और अमाइनो एसिड 4। ये प्रोटीन का हमने बनाया प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लाइन जैसा होता है। कैसा दिखता है? लाइन जैसा होता है। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें अमाइनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब यह हुआ प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो रहा है, यानी बन रहा है किसकी वजह से? पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बन रहा है। देखने में कैसा है? एक लाइन जैसा है, सीधी सीधी। लेफ्ट हैंड पर होता है पहला अमाइनो एसिड और राइट हैंड पर होता है आखिरी अमाइनो एसिड। लेफ्ट हैंड पे क्या है? पहला अमाइनो एसिड और राइट हैंड पर आखिरी अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड को अगर तुम देखोगे, पिछले लेक्चर में हमने तुमको बताया था, अगर तुम्हें याद होगा, अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है और एक तरफ एसिडिक ग्रुप होता है। और ये एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिल। ये कहलाता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है। तो अमाइनो एसिड में अमाइनो शब्द यहां से आ गया, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप यानी एसिडिक ग्रुप है। ये एक एसिडिक ग्रुप है। इस एसिडिक ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल है। तो अमाइनो एसिड में एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप और दूसरी तरफ क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। यह ध्यान रखना। तो यह बना प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें, यह एक लाइन जैसा दिखता है, लीनियर है। पहली बात, देखने में कैसा है? लीनियर है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर किन बॉन्ड्स की मदद से बना है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक। अब देखो,
पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अधिक टेम्परेचर और प्रेशर से जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड कैसे हैं, मजबूत बॉन्ड है। तो हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है टेम्परेचर को लेकर के। ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या कम टेम्परेचर हो जाए, जल्दी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है, क्योंकि अमाइनो एसिड के बीच में मजबूत बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखो, ये पहला अमाइनो एसिड है, इसका NH2 ग्रुप इधर है और इसका COOH ग्रुप यहां पर होगा, और इस वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप इधर होगा, COOH इधर होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या शामिल है, जरा गौर करना। पेप्टाइड बॉन्ड में पहले वाले अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप शामिल है, पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर, इसको अगर बड़ा करके देखते हैं हमें, तो इधर तो NH2 हो गया, ये पहला अमाइनो एसिड हो गया, अमाइनो एसिड 1, और इधर आ गया COOH, पहला अमाइनो एसिड हमने लिखा। ठीक, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरे का NH2 आ गया, दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 आ गया, और इधर कौन सा फ्री ग्रुप है, COH ग्रुप। ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ये अब ध्यान रखना, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बना है, यह पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पेप्टाइड बॉन्ड में पहले वाले अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप और नेक्स्ट अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप शामिल होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जरा बताना। पहले वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे वाले, नेक्स्ट वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप शामिल होता है। यहां पर हो गया। अब इसमें देखो, इस वाले में देखो, अब सेकंड वाले अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप फ्री है, ये फ्री है, तो सेकंड का हो गया कार्बोक्सिल और थर्ड का क्या होगा, NH2। तो हमेशा ध्यान रखना, पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनते हैं तो पहले वाले अमाइनो एसिड का COH ग्रुप और बाद वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप इसके बीच में बनते हैं। तो इसका NH2 ग्रुप इधर फ्री है, तो इसका कौन सा ग्रुप इधर फ्री होगा, ये COH ग्रुप इधर फ्री होगा। फिर से देखना, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लाइन जैसा दिखता है, अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनता है। अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, जो एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो बनते हैं उनमें पहले अमाइनो एसिड का COH ग्रुप और बाद वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप शामिल होते हैं। इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब देखो, इधर कौन सा ग्रुप फ्री है, NH2, इधर कौन सा ग्रुप फ्री है, COOH। तो इसको बोलते हैं N टर्माइनल एंड या N टर्माइनस भी बोलते हैं, इसको N टर्माइनस या N टर्माइनल एंड भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं C टर्माइनस। इस वाले सिरे को क्या कहलाते हैं, कहलाया जाता है C टर्माइनस या C टर्माइनल एंड, C टर्माइनस। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है, यह अधिक टेम्परेचर और प्रेशर से जल्दी खराब नहीं होता है। तो पूछा जाता है, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है दैट कैन टॉलरेट, जो कि बर्दाश्त कर सकता है हाई टेम्परेचर को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी या क्वाटरनरी, कहोगे प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो एक लाइन जैसा होता है। इससे हमको अमाइनो एसिड की पोजीशनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पर है, कौन सा 2 पर है, कौन सा 3 पर है। और ये तो हम पता भी लगा सकते हैं, एफ सेंगर का तरीका हमने बताया। एफ सेंगर ने तरीका ढूंढा था, अमाइनो एसिड के, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, कौन सा अमाइनो एसिड 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन, ये पता लगा सकता है। एफ सेंगर के तरीके से हम पता लगा सकते हैं अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमको पता लगाया जा सकता है कि अमाइनो एसिड की पोजीशन क्या है, कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे है, कौन सा 2 पर है, कौन सा 3 पर एंड सो ऑन। तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमको क्या जानकारी हासिल होती है, पोजीशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड,
कि कौन सा अमीनो एसिड नंबर 1 पर है, कौन सा नंबर 2 पर है, कौन सा 3 पर है। तो ये 4-6 बातें हैं, ये ध्यान रखना। फिर से मैं बता दे रहा हूं, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले बनता है। पहली बात, किसके जुड़ने से बनता है? अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनता है। अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जो एक तरह के कोवेलेंट और मजबूत बॉन्ड्स होते हैं। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? एक लाइन से दिखता है, एक लाइन जैसा दिखता है। इसके बाईं तरफ NH2 ग्रुप फ्री है, इसको N टर्माइनस कहते हैं, और इसके दाईं तरफ COH ग्रुप फ्री है, इसको C टर्माइनस कहा जाता है, या N टर्माइनल एंड और C टर्माइनल एंड भी कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड में पहले वाले अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप? COOH ग्रुप, और बाद वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप शामिल होता है। ठीक है, हमेशा अगर मान लो यहां इसके बाद एक और अमाइनो एसिड आता है, तो इस वाले का COH हो जाएगा पहले वाले का, और बाद वाले का NH2 हो जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बनता है, उसमें पहले वाले अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप शामिल होता है, और बाद वाले का NH2 ग्रुप शामिल होता है। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यह अधिक टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, ज्यादा प्रेशर वगैरह से जल्दी खराब नहीं होता है, हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है। कैसे हैं? मजबूत बॉन्ड। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या जानकारी हासिल होती है? अमाइनो एसिड की पोजीशन हमको पता लग जाती है कि कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पे, कौन सा 4 पे। क्लियर है? यह तो हो गया प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर की मेन बात है। प्रोटीन जब बनती है तो सीधी सीधी बनती है, एक लाइन जैसी, लेकिन ऐसी रह नहीं पाती, फोल्ड हो जाती है। प्रोटीन फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने से बनता है सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या बनता है? सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन सीधी सीधी नहीं रह पाती है, फोल्ड हो जाती है। फोल्ड हो जाने से बन जाता है प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इसको, इस डायग्राम को तुम बना लो, इस डायग्राम को बना लो। अब हम तुमको समझाएंगे प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो तुमने देखा कि प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो एक लाइन जैसा था, अमाइनो एसिड लाइन से जुड़े हुए थे। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, ऐसे हमने बताया था तुमको। अमाइनो एसिड के लाइन से जुड़ने से बनता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनता है वो सीधा रह नहीं पाता, वो मुड़ जाता है, यानी फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड हो जाने से बनता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्ड हो जाने से बनता है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड हो जाने से बनता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये जो ऐसे चला रहे प्राइमरी है, लाइन है, लेकिन ये मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। मान लो कि एक प्रोटीन है, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीधी थी, ऐसी थी, लेकिन ये प्राइमरी, ये सीधी का मतलब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये मुड़ गया। मुड़ने से बनता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, वो स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे स्टेबलाइज हो रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये तो पेप्टाइड बॉन्ड थे ही, अब कौन से नए बॉन्ड आ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो तो स्टेबलाइज हुआ था कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज हुआ था। प्राइमरी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्राइमरी है। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा सीधा था, लाइन जैसा था, ये मुड़ गया, घूम गया और बन गया प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये स्टेबलाइज किससे हुआ?
ये प्रोटीन ऐसे मुड़ गई, अब ये चिपक गए, स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो वीक बॉन्ड होते हैं, कमजोर बॉन्ड होते हैं। कैसे हैं? कोवेलेंट की तुलना में कमजोर बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान रखना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग होता है। कैसा होता है? ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स मौजूद हैं जरा बता दो। है तो दोनों ही बॉन्ड्स, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स भी हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं। लेकिन सवाल अगर हम ऐसे पूछें, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कौन से बॉन्ड से हो रहा है, तब तुम हाइड्रोजन बॉन्ड्स लेना। कौन कौन से बॉन्ड मौजूद हैं इसमें? पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बाहर से कैसा दिखता है जरा देखना। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बाहर से कैसा दिखता है? प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बाहर से दो तरीके से दिखता है। या तो अल्फा हेलिक्स जैसा दिखता है, घूमी हुई स्प्रिंग जैसा, ऐसा दिखता है, या बीटा शीट जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? बीटा शीट्स। ये शीट जैसा दिखता है। तो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बाहर से कैसा दिखता है? प्रोटीन दिखाई कैसी पड़ती है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो एक लाइन जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? एक लाइन जैसा, लीनियर दिखता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाहर से दो तरीके से दिखाई पड़ता है। या तो ये अल्फा हेलिक्स ऐसे घूमा होता है, या बीटा शीट ये शीट के फॉर्म में दिखता है। और कहते हैं प्रोटीन्स में केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? राइट, ऐसे घूमता है, ऐसे नहीं घूमता, ऐसे घूमता है। तो प्रोटीन में केवल कौन से हेलिक्स होते हैं? केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। ठीक, फिर से देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर के मुड़ने से बन गया प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है दो तरह के बॉन्ड्स, पेप्टाइड भी है और हाइड्रोजन भी है। और ये हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहलाता है। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, बाहर से दो तरीके से दिखाई पड़ता है। या तो अल्फा हेलिक्स जैसा दिखता है ऐसा, और या बीटा शीट जैसा दिखता है। और हेलिक्स में कौन से हेलिक्स होते हैं? केवल राइट हैंडेड, जैसे घूमी हुई सीढ़ी होती है लोहे की, उस तरह के हेलिक्स होते हैं। मकानों में देखा ना, ऐसी सीढ़ी होती है घूमी हुई, हेलिकल स्टेयरकेस, वैसा होता है। और केवल कौन से हेलिक्स होते हैं? राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। अब ध्यान देना, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बन गया। 3-4 सवाल इससे पूछे जाते हैं। पहला सवाल, कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? पेप्टाइड और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाहर से दिखता कैसा है? अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट जैसा दिखता है। और हेलिक्स में कैसे होते हैं हेलिक्स? राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। ठीक, अब क्या होता है, ये जो प्रोटीन की जो चेन है ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है। जैसे ऊन होता है ना, ऊन का गोला बनाते हैं तो बार बार अपने ऊपर ही फोल्ड हो रहा है। तो ऊन का गोला बनाते हैं जैसे बार बार अपने ऊपर ही फोल्ड होता है, वैसे ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाती है। अभी नहीं फोल्ड हो रही थी, लेकिन जब टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर ही फोल्ड होने लग जाती है, जैसे खोखली ऊन की गेंद जैसा। और प्रोटीन का बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर जो बनता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के अपने ऊपर फोल्ड हो जाने से बनता है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने ऊपर ही फोल्ड होने लग जाती है, जैसे ऊन की बॉल, ऊन की गेंद होती है। ऊन हम लोग जैसे चढ़ाते हैं ना, बॉल बनाते हैं, अपने ऊपर ही ऊन बार बार आ रहा, बार बार उसी पर चढ़ रहा है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जब अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाती है तो बनता है प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से।
प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है? पॉलीपेप्टाइड चेन के अपने ऊपर फोल्ड हो जाने से। दिखाई पड़ता है खोखली ऊन की गेंद जैसा, हॉलो वूलन बॉल, हॉलो वूलन बॉल। प्रोटीन के टर्चरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? पेप्टाइड भी होंगे, हाइड्रोजन भी होते हैं और डाइसल्फाइड। लेकिन स्टेबलाइज किससे हुआ है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। ठीक, जो प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है ये 3D होता है। तो प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। बहुत सारी प्रोटीन्स जब तक कि अपने टर्चरी स्ट्रक्चर में नहीं आ जाती, ध्यान सुनो, बहुत सारी प्रोटीन्स जब तक कि अपने टर्चरी स्ट्रक्चर को नहीं प्राप्त कर लेती तब तक फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहती हैं। जैसे एंजाइम्स, एंजाइम्स जब तक के टर्चरी स्ट्रक्चर में नहीं आ जाते तब तक के वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहते हैं। ऐसे समझो, पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है। पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव है, यानी अभी टर्चरी स्ट्रक्चर इसमें नहीं आया। पेप्सिन बन गया, एक्टिव हो गया। पेप्सिन एक्टिव होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, पेप्सिन एक्टिव होता है। पेप्सिनोजन का मतलब अभी इनएक्टिव है, अभी ये टर्चरी स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई नहीं हुआ, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, यानी टर्चरी स्ट्रक्चर आ गया, अब एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रोटीन्स जब तक के अपने टर्चरी स्ट्रक्चर को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक के वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहती हैं, जैसे एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कब एक्टिव होंगे? जब उनमें कौन सा स्ट्रक्चर आ जाए? टर्चरी स्ट्रक्चर आ जाए। आ सकता है ये सवाल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर से देख लो, फाइनल चीज है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है ये अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती है, ये अपने ऊपर ही फोल्ड हो गई और खोखली ऊन की गेंद जैसी हो जाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन के अपने ऊपर फोल्ड हो जाने से बनता है प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर। कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है? डाइसल्फाइड। लेकिन बॉन्ड तीनों मौजूद हैं, यह भी ध्यान रखना टर्चरी स्ट्रक्चर में। टर्चरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है, हॉलो वूलन बॉल जैसा होता है। कैसा ये? हॉलो वूलन बॉल, खोखली ऊन की गेंद जैसा होता है। प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है और बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं जब तक अपने टर्चरी स्ट्रक्चर में नहीं आ जाती तब तक के वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहती हैं, या जैसे कि एंजाइम, जैसे कि एंजाइम्स में होता है। तो ये हो गया प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर आगे चल के बनाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा समझना। हीमोग्लोबिन है जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसमें 2 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, यानी 2 तरह की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो यानी हीमोग्लोबिन एक अलग तरह की प्रोटीन है, इसमें 2 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इस प्रोटीन के अंदर 2 तरह की प्रोटीन होती हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये प्रोटीन की चेन है। तो ऐसी प्रोटीन जिनमें 2 से या उससे अधिक प्रोटीन्स होती हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक तरह की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में 2 तरह की प्रोटीन से शामिल हैं, ये अल्फा और बीटा प्रोटीन्स हैं। अल्फा प्रोटीन में आया पहले टर्चरी स्ट्रक्चर, अल्फा प्रोटीन में क्या आ गया? टर्चरी स्ट्रक्चर। बीटा प्रोटीन में आ गया टर्चरी स्ट्रक्चर, और इन दोनों के मिलने से बन गई हीमोग्लोबिन, तो बन गया इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 2 टर्चरी के मिलने से क्या बन गया? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गया। तो हीमोग्लोबिन में होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
अल्फा चेन में टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, बीटा चेन में टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, दोनों चेन्स आपस में मिल गई और हीमोग्लोबिन बन गई और ये बन गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का दो अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बनता है जिनमें टर्शरी स्ट्रक्चर मौजूद है, जिनमें टर्शरी स्ट्रक्चर मौजूद है। तो दो टर्शरी स्ट्रक्चर के मिलने से बन गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जितने भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें ध्यान से सुनना, ऐसी बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनमें अलग अलग तरह की प्रोटीन होती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में ही दो तरह की प्रोटीन है, तो दो तरह की प्रोटीन है, तो समझ जाना इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, क्वाटरनरी होगा। तो जहां तुमको दो तरह की प्रोटीन दिख जाए तो समझ जाना वहां पे प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। जैसे तुमने हीमोग्लोबिन देखा, जैसे एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होती, सुना होगा शायद, एंटीबॉडी जो होती है ये वाई शेप होती है। एंटीबॉडी में दो लॉन्ग चेन्स होती हैं। दो कैसी हैं? दो लॉन्ग प्रोटीन की चेन्स होती हैं और दो शॉर्ट प्रोटीन की चेन्स होती हैं। ये शॉर्ट चेन्स हैं और ये दो लॉन्ग चेन्स हैं। एक चेन ये, एक चेन ये, और दो शॉर्ट चेन्स। ये वाई शेप्ड होती है, तुम्हें मालूम ही है। एंटीबॉडी में दो प्रोटीन की चेन लंबी है और दो प्रोटीन की चेन से छोटी है। तो इसमें दो तरह की प्रोटीन की चेन हो गई, तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा? क्वाटरनरी होता है। अरे दो अलग अलग तरह की प्रोटीन चेन से बना है तो क्वाटरनरी है। क्या ये क्वाटरनरी है? ये शॉर्ट चेन है और ये लॉन्ग चेन है। इंसुलिन में, इंसुलिन बताओ, इंसुलिन में एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है, जो मैच्योर इंसुलिन होता है। इंसुलिन में एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा, तो दो अलग अलग तरह की चेन हो, तो इंसुलिन में भी क्या होगा? क्वाटरनरी होगा। क्या होगा? क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब ऐसी प्रोटीन जिनमें दो अलग अलग तरह के प्रोटीन मौजूद हैं। जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन, इसमें दो अलग अलग तरह की प्रोटीन कौन सी हैं? अल्फा और बीटा। दो अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बनता है प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी में लॉन्ग चेन है और शॉर्ट चेन है, दो अलग अलग तरह की प्रोटीन की चेन है, उनके मिलने से एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीबॉडी में भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इंसुलिन में क्या होगा? इंसुलिन में भी एक अल्फा चेन होती है और एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है। तो अल्फा और बीटा चेन के मिलने से बनता है, तो इंसुलिन में भी कौन सा हो गया? क्वाटरनरी। इन सभी प्रोटीन को, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, एंटीबॉडी हो या इंसुलिन हो, ये सब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। क्या है ये ऐसी प्रोटीन्स है जिनमें दो तरह की प्रोटीन्स मौजूद है। एक से ज्यादा तरह की प्रोटीन मौजूद होना कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को बताता है। किसको बताता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को दिखाता है। प्रोटीन का जो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बाहर से कैसा दिखता है? ये क्यूब जैसा दिखता है। जैसे लूडो का पासा होता है, क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है, क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है। तो हमने प्रोटीन के तुमको 4 स्ट्रक्चर बताए, जरा फिर से सुन लेना एक बार और फिर हम लोग पढ़ते हैं और एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स देखेंगे, उनको समझते हैं। प्रोटीन के अंदर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। 4 तरह के स्ट्रक्चर प्रोटीन में पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वाटरनरी। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो अमाइनो एसिड के लाइन से जुड़ने से बनता है, लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, जो एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हैं और मजबूत बॉन्ड होते हैं। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर काफी स्टेबल होता है, जल्दी टेम्परेचर वगैरह से खराब नहीं होता है। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो लेफ्ट हैंड है वो N टर्माइनस है और राइट हैंड है वो C टर्माइनस होती है। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसमें पहले वाले अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप और बाद वाले का NH2 ग्रुप शामिल होते हैं। ठीक। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमको पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे है, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पर और एंड सो ऑन, इसकी जानकारी होती है। प्रोटीन सीधी नहीं रह पाती, प्रोटीन फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने से बनता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है
हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाहर से कैसा दिखता है? या तो ये हेलिक्स जैसा दिखता है, अल्फा हेलिक्स, या बीटा शीट जैसा दिखता है। प्राइमरी तो लीनियर है, ये हेलिक्स जैसा दिखता है या बीटा शीट। और कौन से हेलिक्स होते हैं? राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, जैसे घूमी हुई सीढ़ी होती है। प्रोटीन की जो चेन है ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है, खोखली वूलन बॉल, ऊन की गेंद जैसी, और बनता है प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन के अपने ऊपर फोल्ड हो जाने से बनता है। कैसा दिखाई पड़ता है? हॉलो वूलन बॉल जैसा दिखता है। प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। बहुत सारी प्रोटीन्स जब तक के अपने टर्चरी स्ट्रक्चर में नहीं आ जाती तब तक के वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहती हैं। जैसे एंजाइम, एंजाइम जब तक अपने टर्चरी स्ट्रक्चर में नहीं आ जाएगा फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहेगा। प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? लेकिन टर्चरी स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड है कौन कौन से? पेप्टाइड, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब ऐसी प्रोटीन जिनमें एक से ज्यादा तरह की प्रोटीन शामिल हैं, उनमें पाया जाता है प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा प्रोटीन की चेन है, 2 बीटा प्रोटीन की चेन है, दोनों में टर्चरी स्ट्रक्चर आ गया और दोनों मिल गई तो बन गया प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर 2 अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बनता है। यह एंटीबॉडी में भी होता है क्योंकि इसमें 2 लॉन्ग चेन्स होती हैं प्रोटीन की और 2 शॉर्ट चेन्स होती हैं। यह इंसुलिन में भी होता है क्योंकि इंसुलिन में भी एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा, 2 अलग अलग तरह की प्रोटीन चेन है। तो इस तरह से तुम ध्यान रखना, यह प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम्स और प्रोटीन के फंक्शन देख लेते हैं। इसमें कोई चीज अगर बनानी हो तो बना लो। तो देख लेते हैं, फिर से देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हमने बताया तुमको 4 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की क्या पोजीशन है, इसकी सूचना देता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमको प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का क्रम यानी सीक्वेंस पता लग जाता है कि विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, कौन सा पहला अमाइनो एसिड है, विच इज सेकेंड, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा, चौथा, एंड सो ऑन। तो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन की जानकारी देता है? वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अ प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लाइन ही जैसा दिखता है। द लेफ्ट हैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड, बाईं तरफ पहला अमाइनो एसिड है, एंड द राइट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड। हमने बताया था प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये इधर पहला अमाइनो एसिड है, ये है पहला अमाइनो एसिड, लेफ्ट हैंड पे पहला अमाइनो एसिड और राइट हैंड पे आखिरी अमाइनो एसिड होता है। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये सपोज करो ये प्रोटीन में ये लास्ट अमाइनो एसिड है। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का स्टेबलाइज होता है कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हमको पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अमाइनो एसिड का क्रम पता लगता है कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले पर है, कौन सा दूसरे पर, कौन सा तीसरे पर। एक लाइन जैसा दिखता है, लेफ्ट हैंड ये पे पहला अमाइनो एसिड और राइट हैंड पे आखिरी अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, इनकी मदद से बनता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड होता है
पेप्टाइड बॉन्ड से जो एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। आगे देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, हाई, या टेम्परेचर कम हो जाए, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि अमाइनो एसिड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जो एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड है। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अधिक टेम्परेचर और कम टेम्परेचर से जल्दी खराब नहीं होता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच से बनता, हमने तुम्हें बताया था। अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, यानी पहले वाले अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, रिएक्ट्स विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप। यानी पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, पहले वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे वाले अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है, हमेशा ध्यान रखना, पहले वाले अमाइनो एसिड का COH ग्रुप और बाद वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप, इसके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक। सैंगर गेव प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। देखो, इंसुलिन का जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो तो क्वार्टरनरी होता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था सैंगर ने। सैंगर ने इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया था। इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 21 अमाइनो एसिड होते हैं इसकी अल्फा चेन में और 30 अमाइनो एसिड होते हैं इसकी बीटा चेन में। ये तो अमाइनो एसिड बता दिए इसने प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर किसने समझाया था, एफ सैंगर। लेकिन इंसुलिन में दो तरह की प्रोटीन है, ध्यान रखना, अल्फा और बीटा। तो फाइनली इसमें होगा क्वार्टरनरी। फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, क्वार्टरनरी होगा। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर की संरचना को समझाया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटेल में समझाया था सैंगर ने। फाइनल स्ट्रक्चर इंसुलिन में क्वार्टरनरी होगा। क्या होगा, क्वार्टरनरी होगा, क्योंकि दो प्रोटीन चेन है, अल्फा और बीटा। अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड, 21, बीटा में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। ये ध्यान रखना। ये देखो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये पहला अमाइनो एसिड है, इसको बोलते हैं एन टर्माइनस या एन टर्माइनल एंड। पहला अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री है, तो ये कहलाता है एन टर्माइनल अमाइनो एसिड। और लास्ट वाले अमाइनो एसिड का COH ग्रुप फ्री है, तो इसको बोलते हैं सी टर्माइनल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक लाइन जैसा दिखता है। ये एन टर्माइनस और ये सी टर्माइनस कहलाता है। ये NCERT का डायग्राम है, कर ले जाओगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो, यहां पर एक प्रोटीन दे रखी, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ये है, अमाइनो एसिड के जुड़ने से बन रहा है। मान लो ये एक अमाइनो एसिड हो गया, दो अमाइनो एसिड, 3, ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे घूम गया है और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। ये क्या बन गया, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, तो हेलिक्स बन गया। तो यहां पर तुम्हें प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर तो इसमें दिख रहा है, इस लाइन के अंदर है, और ये जो हेलिक्स बन गया इसके अंदर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो दो दिख रहे हैं यहां पर हमको। टर्सरी क्या होगा, जब अपने ऊपर फोल्ड होगा। ये अभी दिखना, यहां पर नहीं दिखा रखा है। तो अब इतने से हिस्से को इसने क्या किया, इस प्रोटीन को इसने बड़ा करके दिखाया है। इसमें जरा देखना, जरा क्या क्या चीजें दिखा रही है, जरा गौर से देखना। इसमें पहला अमाइनो एसिड इसने दिखाया है सीरीन, दूसरा दिखाया है सिस्टीन, तीसरा अमाइनो एसिड है टायरोसिन, और चौथा है ग्लूटामिक एसिड। अब तुम कैसे पहचानोगे, उसके फॉर्मूले ऊपर दे रखे हैं। सीरीन का फॉर्मूला ये दे रखा है। हमने बताया था कि R एक वेरिएबल ग्रुप होता है। R के अंदर H आ जाए तो ग्लाइसिन, R में CH3 आ जाए तो एलानिन, और R में CH2OH आ जाए तो सीरीन। तो R में CH2OH आ गया तो ये क्या बन गया है, ये सीरीन है। पहले लेक्चर में देखना, शुरू में बताया, पहला लेक्चर।
सिस्टीन को कैसे पहचानोगे? हमने कहा था मिथियोनिन और सिस्टीन में सल्फर होता है। क्या होता है? मिथियोनिन और सिस्टीन में क्या होता है? सल्फर कंटेनिंग। सल्फर दिख रहा है? दिख गया? सिस्टीन सल्फर है, ठीक। टायरोसिन, टायरोसिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड है, ये दिख रहा है। आर के अंदर क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो टायरोसिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। पहला लेक्चर याद करना। और ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक अमाइनो एसिड होता है। एसिडिक अमाइनो एसिड के आर के अंदर क्या आ जाता है? एक एसिडिक ग्रुप आ जाता है। ये आर है ना, ये आर के अंदर एक एसिडिक ग्रुप आ गया तो एसिडिक अमाइनो एसिड। ऐसे पहचान लेना, अगर पहले लेक्चर से तुम देखोगे। तो सीरीन को तुमने पहचान लिया क्योंकि आर में CH2H है। सिस्टीन को भी तुमने पहचान लिया क्योंकि इसके आर के अंदर ये सल्फर कंटेनिंग है। कैसा है? सल्फर कंटेनिंग है। टायरोसिन एक तुम्हारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसके आर के अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और ग्लूटामिक एसिड को भी तुमने पहचान लिया क्योंकि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है और आर में COH है, एसिडिक ग्रुप है। ये हमने ऐसे ही बता दिया, पिछले लेक्चर देखना पड़ेंगे, ध्यान रखना, पिछले लेक्चर से लिंक करना, इसे भूल जाओ। अब ये 4 अमाइनो एसिड यहां पे लगे हैं। यहां पे मान लो ये सीरीन लगा है, सीरीन के बाद क्या लगा? सिस्टीन लगा है, सिस्टीन के बाद टायरोसिन लगा है और टायरोसिन के बाद ग्लूटामिक एसिड। ये ऐसे लगे हैं, यहां दिखा रखे हैं। सीरीन का जो 3 लेटर कोड है वो SER है और सिंगल लेटर कोड है S। सीरीन को अगर शॉर्ट में लिखा जाए 3 लेटर कोड इसका क्या लिखोगे? SER। अगर तुमने SER लिख दिया तो ये सीरीन हो जाएगा। इतना भी लिखना नहीं चाहते हो, सिंगल लेटर कोड लिख दो S का मतलब ही सीरीन है। तो सीरीन का 3 लेटर कोड क्या है? SER और सिंगल लेटर कोड S। सिस्टीन का 3 लेटर कोड है CYS और सिंगल लेटर कोड C। टायरोसिन का 3 लेटर कोड है TYR लेकिन सिंगल लेटर कोड T नहीं है, Y है, ध्यान रखना। तो अगर Y लिखा तो समझ जाना कौन सा अमाइनो एसिड है, ये टायरोसिन है। इस Y से लाए हैं, इस Y से, क्योंकि T से और भी अमाइनो एसिड होते हैं। ग्लूटामिक एसिड का 3 लेटर कोड क्या है? GLU और सिंगल लेटर कोड क्या है? E है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर 4 अमाइनो एसिड दे रखे हैं, उनके फॉर्मूले हमने तुमको बता दिए और उसके 3 लेटर कोड और सिंगल लेटर कोड हमने बता दिए। तो इधर क्या लिखा है? ये NCERT की फिगर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए हाइपोथेटिकल प्रोटीन। यहां पर जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखा रखा है, हाइपोथेटिकल का मतलब जिसमें हमने अपनी मर्जी से रखे अमाइनो एसिड, ऐसा नेचर में नहीं होते हैं, हमने अपनी मर्जी से अमाइनो एसिड उसमें जोड़ दिए हैं। ये हाइपोथेटिकल, अपनी सोच के हिसाब से जोड़ दिए, कुछ भी 4 अमाइनो एसिड जोड़ दिए, दिखा दिए, ये हाइपोथेटिकल है। नेचुरल प्रोटीन का नहीं है किसी, ये अपनी सोची समझी है प्रोटीन, हाइपोथेटिकल। N and C refer to the 2 letter termini of every protein। N और C तो तुम जानते ही हो। N टर्माइनस है ये लेफ्ट हैंड और C क्या हो गया? C टर्माइनस हो गया राइट हैंड। लेफ्ट हैंड कहलाता है N टर्माइनस और राइट हैंड C टर्माइनस। इधर देख लो, NH2 फ्री है, N टर्माइनस, इधर COH ग्रुप फ्री है, C टर्माइनस हो गया। कहता है कि सिंगल लेटर कोड्स एंड 3 लेटर एब्रिविएशंस फॉर अमाइनो एसिड्स आर आल्सो इंडिकेटेड। अमाइनो एसिड के 3 लेटर कोड और सिंगल लेटर कोड यहां पर दे रखे हैं। अब आ जाए कि टायरोसिन का सिंगल लेटर कोड क्या होता है, तो Y होगा आंसर। नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा, ये भी बता दें। ग्लूटामिक एसिड का सिंगल लेटर कोड E होता है, ध्यान रखना। तो ये तो अलग से याद ही कर लो, ये बिल्कुल फर्क है। ये थोड़ा याद हो गया, सीरीन से S निकाल लिया और तुमने सिस्टीन से C निकाल लिया। ये इनकी नंबरिंग ऊपर दे रखी, इससे मतलब नहीं, तुम ये बाकी चीजें देख लेना, ठीक है। तो ये कर ले जाओगे। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखा रखा है, एक अपनी सोची समझी प्रोटीन कोई बना रखी है हाइपोथेटिकल, उसमें 4 अमाइनो एसिड दिखा रखे हैं और कुछ जानकारी दे रखी है। सीरीन का सिंगल लेटर कोड S, सिस्टीन का C, टायरोसिन का Y और ग्लूटामिक एसिड का E होता है, ठीक। आगे देखते हैं प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आता है। इन नेचर द लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स अंडरगोज फोल्डिंग टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो लीनियर स्ट्रक्चर है, लाइन वाला, प्रकृति में वो सीधा नहीं रह पाता, मुड़ जाता है। मुड़ने से बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
प्रोटीन सीधी नहीं रह पाती प्रकृति में, मुड़ जाती है और मुड़ने से बन जाता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके से दिखाई पड़ता है, यानी फोल्डिंग दो तरीके से होती है, हमने बताया था, या तो हेलिक्स के फॉर्म में होता है, या तो हेलिक्स के फॉर्म में है, और या बीटा शीट्स के फॉर्म में है, या प्रोटीन शीट के फॉर्म में होती है। हेलिकल का मतलब रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, घूमी हुई सीढ़ी जैसा है, ऐसे घूमी हुई सीढ़ी होती है, ऐसा दिखता है। प्रोटीन का जो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दो तरीके से दिखाई पड़ता है, हेलिकल यानी अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट। अब ध्यान देना, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर फाउंड। प्रोटीन के अंदर केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, हमने बताया था तुम्हें। प्रोटीन के अंदर कौन से हेलिक्स होते हैं? केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। प्रोटीन के अंदर राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। तो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किससे स्टेबलाइज हो रहा है? प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं तुम्हारे में। एक तो दे रखा है फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क, ये हेलिक्स के फॉर्म होगा या शीट के फॉर्म में होगा? ये फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क ये कैसी दिखाई पड़ेगी? शीट के फॉर्म में है। इसको इधर खिसका लेना, ये यानी हेलिक्स के फॉर्म में तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहां तुम्हें देखने को मिलेगा? ये वाला तुमको दिखेगा तुम्हारा ये केराटिन और मायोसिन में। किसमें? केराटिन और मायोसिन। बीटा शीट जैसा तुम्हें दिखाई पड़ेगा किसमें? फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क। ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा तो याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये हमने दे दिया है, तो ये ध्यान रखना। यहां पर दे रखा वही प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमने डायग्राम डिस्कस किया उसी को दे रखा है। सीरीन का 3 लेटर कोड है SCR, सिंगल लेटर कोड है S। सिस्टीन का 3 लेटर कोड है CYS, सिंगल लेटर कोड है C। टायरोसिन का 3 लेटर कोड है TYR, लेकिन सिंगल ध्यान रखना Y। और ग्लूटामिक एसिड का 3 लेटर कोड है GLU और सिंगल लेटर ध्यान रखना E। ये तो प्राइमरी है, उसी डायग्राम को यहां पर दोबारा दे रखा है, इसको देख डालना। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग से बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से दो तरीके से दिखाई पड़ता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के फॉर्म में, घूमी हुई सीढ़ी जैसा दिखता है हेलिक्स। और प्रोटीन में केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो स्टेबलाइज होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। आगे देखते हैं। ये देखो, ये है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कौन से बॉन्ड दिख रहा है? प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है? यहां पर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या चल रहा है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है लाइन, और ये हेलिक्स बन गया। ये कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का? ये है सेकेंडरी, ये हेलिक्स क्या है? ये तो सेकेंडरी हो गया। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर फोल्ड हो गई, ये टर्चरी है। क्या ये टर्चरी है। ये सेकेंडरी है, ये चेन में तो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है इसके अंदर। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन के अपने ऊपर फोल्ड हो जाने से बनता है प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर कैसा दिखाई पड़ेगा? ये हॉलो वूलन बॉल। आगे देख लेते हैं। चलो अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी का नया डायग्राम है, पहले तीनों पढ़ लेते हैं। टर्चरी स्ट्रक्चर, टर्चरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। हमने क्या बताया था? टर्चरी स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल। कैसा है ये? 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। द प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती है, फॉर्मिंग अ हॉलो वूलन बॉल, खोखली ऊन की गेंद जैसा बनाती है। प्रोटीन चेन अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती है
और खोखली ऊन की गेंद जैसा बनता है प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर। द टर्चरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी, टर्चरी स्ट्रक्चर जरूरी होता है फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। यानी जब तक के प्रोटीन्स अपने टर्चरी स्ट्रक्चर में नहीं आ जाएंगी तब तक के वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव रहती हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव, पेप्सिन एक्टिव, यानी पेप्सिन में टर्चरी स्ट्रक्चर आ गया तो एंजाइम्स बिकम बायोलॉजिकली एक्टिव इन देयर टर्चरी स्ट्रक्चर। तो एंजाइम प्रो एंजाइम के फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। एक्टिव तब होंगे जब एंजाइम में कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, टर्चरी। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम में जब तक के टर्चरी स्ट्रक्चर नहीं पहुंच जाता, बन जाता, तब तक के वो इनएक्टिव रहते हैं। तो टर्चरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है जैसे खोखली ऊन की गेंद जैसी। तो ये टर्चरी स्ट्रक्चर हॉलो वुलन बॉल जैसा दिखता है। बहुत सारी प्रोटीन जब तक कि अपने टर्चरी स्ट्रक्चर में नहीं आ जाती तो वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव रहती हैं जैसे एंजाइम्स। प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है कौन से बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। लेकिन टर्चरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, तीनों होंगे। क्या होंगे, तीनों। स्टेबलाइज ये वाले बॉन्ड से हो रहा है लेकिन बॉन्ड तो तीनों पाए जाएंगे। तो टर्चरी में सेकेंडरी भी होगा और प्राइमरी भी होगा। अब देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हमने बताया था, ऐसी प्रोटीन्स that made up of more than one polypeptide chain, ऐसी प्रोटीन जिनमें 2 अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन या 2 अलग अलग तरह की प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, उनको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो इनको हीमोग्लोबिन को कहा जाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इनमें होता है प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इनमें प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिखता कैसा है, अपीयर्स लाइक, ये दिखाई पड़ता है क्यूब या प्लेट जैसा, क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है, क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है। हीमोग्लोबिन में, एंटीबॉडी में, इंसुलिन में प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वहां देखने को मिलेगा जहां प्रोटीन के अंदर 2 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी प्रोटीन के अंदर 2 तरह की प्रोटीन मौजूद हैं, उन्हें बोलते कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में देखने को मिलता है। कौन इसमें जो है कैसा दिखाई पड़ता है, क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है। हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी और इंसुलिन में प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आ चुका एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। अब देखो कुछ डायग्राम दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ये वाला डायग्राम, सिंपल ये वाला डायग्राम देखते हैं। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर, 4 बेसिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बना, देखो जरा, दिख रहा है। अमाइनो एसिड के लाइन से जुड़ने से क्या बन रहा है, अमाइनो एसिड के लाइन से जुड़ने से बन रहा है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक्स जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये हेलिक्स जैसा दिख रहा है या शीट जैसा दिख रहा है, या शीट जैसा दिख रहा है, ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर फोल्ड हो गई है, प्रोटीन का बना टर्चरी स्ट्रक्चर। क्या बना, टर्चरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है। कैसा है, 3 डायमेंशनल होता है। 2 अलग अलग तरह की प्रोटीन है इसमें, देखो ये अलग प्रोटीन है, ये वाली इतनी अलग प्रोटीन है और इतनी अलग प्रोटीन है, ये डार्क कलर से बनी है। 2 अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बना प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी में टर्चरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा और प्राइमरी भी होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ऐसा सवाल आया है कहीं। तो क्वाटरनरी सीधे नहीं बनता है, टर्चरी के बाद ही बनेगा, टर्चरी के बाद। 2 प्रोटीन्स, एक प्रोटीन जिसमें टर्चरी स्ट्रक्चर है, एक और प्रोटीन है जिसमें टर्चरी स्ट्रक्चर है, दोनों मिल गई, बन गया क्वाटरनरी। क्या बन गया, क्वाटरनरी, जैसे यहां पर दिखा रखा है। तो एक लाइन से जो दिख रहा है ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर,
हेलिक्स और शीट जैसा दिख रहा है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और खोखली ऊन की गेंद जैसा 3 डायमेंशनल टर्चरी स्ट्रक्चर, दो अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बना क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी वाला नया डायग्राम देखते हैं, ये वाला डायग्राम, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के लाइन से जुड़ने से बनता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखा रखा है, लाइन से अमाइनो एसिड जुड़े हैं, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर लाइन से अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा तुमने, कैसा दिख रहा है? हेलिक्स जैसा। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, ओनली राइट हैंडेड होते हैं। कैसे हेलिक्स होते हैं? राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, घूमी हुई सीढ़ी जैसे। ये शीट है, ये क्या है? ये बीटा शीट्स है। क्या है ये? बीटा प्लीटेड शीट्स कहलाता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। प्राइमरी एक लाइन जैसा दिख रहा है, सेकेंडरी या तो अल्फा हेलिक्स जैसा दिख रहा है या बीटा शीट जैसा दिख रहा है। टर्सरी देखो कैसा दिखता है, हॉलो वुलन बॉल, और कौन से बॉन्ड हो इसके से स्टेबलाइज हो रहा है? डाइसल्फाइड। ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, हॉलो वुलन बॉल जैसा दिखता है, खोखली ऊन की गेंद जैसा। दो अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बनता है प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये अलग प्रोटीन है, ये अलग प्रोटीन है, दो अलग अलग तरह की प्रोटीन के मिलने से बनता है प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये तुमने देखा प्रोटीन के 4 बेसिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जरा सा इसमें ये रह गया, इसके फंक्शंस भी देखते हैं प्रोटीन के क्या क्या होते हैं। प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है, हमने देखा। ये एनसीईआरटी का नया वाला डायग्राम। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, टर्चरी स्ट्रक्चर हॉलो वुलन बॉल, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऐसे क्यूब नहीं लग रहा, क्यूब जैसा, क्यूब या प्लेट जैसा था, क्यूब या प्लेट जैसा दिखता है। ठीक, फंक्शंस देखते हैं प्रोटीन के। सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, इससे सवाल आया था 2019 में, और ये आया था GLUT4। देखो कोलेजन है, कोलेजन एक प्रोटीन, इधर प्रोटीन्स दे रखी हैं और उधर इनके फंक्शंस दे रखे हैं। एनसीईआरटी का एक टेबल है। कोलेजन इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, यानी दो सेल्स के बीच का मटेरियल बनाती है। कौन? कोलेजन। इंटर कहते हैं दो सेल के बीच कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, तो इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है कोलेजन। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जो एंजाइम के फॉर्म में पाई जाती है। ये एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है ब्लड के अंदर। एंटीबॉडी इंफेक्शन से लड़ने वाली प्रोटीन है। एंटीजन यानी इंफेक्शन से लड़ती है एंटीबॉडी। रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेंसरी रिसेप्शन के लिए होती हैं, जैसे स्मेल सूंघने के लिए, स्वाद के लिए, और हार्मोन, ये सब सेंसरी रिसेप्शन के लिए होती हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, वहां पर भी बताएंगे इसके बारे में। लेकिन ये वाला सवाल आया एक बार, GLUT4, 4 भी ध्यान रखना, 4 पूछा, 1 2 3 4 ऑप्शन थे। ये सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है। GLUT4 प्रोटीन सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है। तो कोलेजन दो सेल के बीच में पाए जाने वाली प्रोटीन है, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, और एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन यही पाई जाती है। ट्रिप्सिन एंजाइम के रूप में पाई जाती है प्रोटीन, इंसुलिन हार्मोन के रूप में पाई जाती है प्रोटीन, एंटीबॉडी इंफेक्शन यानी एंटीजन से लड़ती है। एक प्रोटीन जो इंफेक्शन से लड़ती है वो एंटीबॉडी है। और रिसेप्टर प्रोटीन्स में सेंसरी रिसेप्शंस के लिए होती है बहुत सारी प्रोटीन, स्मेल के लिए प्रोटीन्स होती हैं, टेस्ट के लिए, और हार्मोन के फॉर्म में भी होती है। GLUT4 प्रोटीन सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है, ग्लूकोज को ले जाने का काम करती है। तो इधर कुछ प्रोटीन्स दे रखी है, उनके फंक्शन, इसमें ये वाला पूछा गया है। कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है?
GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, क्या लगाओगे? GLUT4, ऐसा सवाल आया था। तो ये रहा तुम्हारा लेक्चर प्रोटीन्स के ऊपर, पहला बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, जो कि प्रोटीन था। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं वो भी बता दिया, और उसके फंक्शंस कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। आगे जो चीजें हैं वो तेजी से चलेंगी, क्योंकि उनमें उतना ज्यादा नहीं समझना है।